नमस्कार और आज के इस विशेष पॉडकास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। इस मंच पर हम PFRDA यानी भारत के पेंशन विनियामक के अधिकारियों से बातचीत करते हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों को आसान भाषा में समझते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट पूर्णिमा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल ही में सुर्खियों में है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS। इस विषय को लेकर कर्मचारियों में काफ़ी चर्चा और जिज्ञासा है। सवाल यह है, क्या मुझे NPS में रहना चाहिए या UPS मेरे लिए बेहतर विकल्प है? इन सवालों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA से दो खास मेहमान, सुश्री सुमीत कौर कपूर, कार्यकारी निदेशक PFRDA, श्री गुनीत आनंद, सहायक प्रबंधक PFRDA। शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 2 पर। UPS क्या है और अप्रैल 2025 से इसमें क्या नया है? NPS को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 से अनिवार्य रूप से लागू किया गया था और यह सफलतापूर्वक चल रहा है। तो फिर सरकार के लिए UPS शुरू करने की ज़रूरत क्या थी? आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? ज़रूर। NPS और UPS दोनों ही केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं और NPS बहुत बेहतरीन तरीके से चल भी रही है। NPS ने काफ़ी अच्छे मार्केट रिटर्न्स भी दिए हैं, परंतु जब सब्सक्राइबर्स से फीडबैक लिया गया तो उनके दो कंसर्न्स थे। एक, महंगाई भत्ता नहीं है NPS में, और दूसरा, मार्केट की जो अनसर्टनिटी है उसकी वजह से वो थोड़ा परेशान थे। सो इन्हीं दो कंसर्न्स को लेकर UPS लॉन्च किया गया। तो अब UPS जो है वो NPS की बेहतरीन सारी उसमें विशेषताएं हैं और उसमें कुछ और एडिशन किए गए हैं। तो UPS एक तरह से NPS प्लस है। और वो प्लस क्या है? सबसे पहले आपका जो पेमेंट है, पे आउट है, वो अश्योर्ड हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो आपको 50% आपका जो बेसिक है आपका पिछले 12 महीने का, जब आप सुपर एनुएट करते हैं तो उसका जो 50% है, 50% है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात है, लमसम मिलेगा। एक बार आपको जब आप रिटायर करेंगे तो आपका जो 6 महीने की सैलरी है, हर 6 महीने का जो आपने काम किया है उसके लिए 1/10वां हिस्सा आपका जो आपका वेतन था वह आपको दिया जाएगा। और इसमें और भी कई लाभ हैं। तो इस तरह से ये एक तरह से NPS प्लस है। UPS के अप्रैल 2025 में लॉन्च होने के बाद से सरकार ने इसमें कई संशोधन किए हैं और इसे और आकर्षक बनाने के लिए कई स्पष्टीकरण भी जारी किए हैं। मिसेस कपूर, क्या आप हमें इन बदलावों के बारे में विस्तार से बता सकती हैं? अप्रैल 2025 में UPS लॉन्च किया गया, परंतु सरकार जो है इसका निरंतर फीडबैक लेती रही है और इसकी तरफ काफ़ी संवेदनशील है। और इसी के चलते सरकार ने काफ़ी सारे स्पष्टीकरण दिए हैं और काफ़ी सारे बदलाव भी लाए हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है इसमें है वन वे वन टाइम स्विच, यानी कि आप UPS लेने के बाद भी UPS से NPS वापस जा सकते हैं। एक बार आप 59 ईयर्स की एज तक आप वापस NPS में जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव आया है। दूसरा, ये स्पष्टीकरण दिया गया कि जो भी टैक्स का बेनिफिट आपको NPS में अवेलेबल था, जो आपको मिलता था, वो आपको UPS में भी मिलेगा। तीसरा, ग्रेच्युटी आपको NPS में उपलब्ध थी, वो आपको UPS में भी उपलब्ध रहेगी। और बाद में ये भी बताया गया कि VRS जो है, आप 20 साल की सेवाओं के बाद, 20 साल की सर्विस के बाद, क्वालिफाइंग सर्विस के बाद भी आप VRS ले सकते हैं। हालांकि 20 से 24 साल की अगर आपकी सेवाएं हैं तो आपको जो अशोर्ड पे आउट मिलेगा वो प्रो रेटा बेसिस पे मिलेगा, परंतु 20 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे VRS लेने के लिए। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 3 की तरफ, जिसका विषय है UPS से NPS में स्विच करना। यह जानकर अच्छा लगा कि सरकार ने एक वन वे स्विच का विकल्प भी जोड़ा है। मिसेस कपूर, कृपया बताइए कि अगर कोई UPS अभिदाता NPS में वापस स्विच करना चाहे तो कैसे कर सकता है? अगर कोई भी अभिदाता या सब्सक्राइबर UPS से वापस NPS जाना चाहे तो अपने सेवानिवृत्ति से 1 साल पहले, यानी कि 59 ईयर्स की एज तक वो वापस जा सकता है। VRS से 3 महीने पहले वापस जा सकता है और रेजिग्नेशन से भी पहले वो वापस जा सकता है। और जब वो वापस जाएगा
तो उसके बाद उसका जो 4% उसको एनपीएस में एक्स्ट्रा मिलता था वो उसके प्लान में वापस मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो भी उसको रिटर्न्स मिले थे डिफ़ॉल्ट स्कीम के तहत, वो भी रिटर्न्स उसके एनपीएस के प्लान में वापस दे दिए जाएंगे। और तीसरा, वो अब यूपीएस के तहत नहीं आएगा, उसको अशोर्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा और उसके ऊपर सारे के सारे एनपीएस निकासी के जो नियम हैं, यानी कि एनपीएस एग्जिट रेगुलेशन, वो लागू हो जाएंगे। साफ तौर पर कहूँ तो जब तक मैं यूपीएस में हूँ, मेरे प्राण खाते में सिर्फ 10%, उसमें जमा 10% यानी कर्मचारी और सरकार दोनों का ही जमा होगा। पर जब मैं एनपीएस में स्विच करूंगी, क्या मुझे सरकार के 4% योगदान का नुकसान नहीं होगा? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो 4% आपको नहीं दिया गया, जो आपके प्लान में नहीं दिया गया, हालांकि पूल कॉर्पस में जाता रहा मगर आपके प्लान में 10% ही आया, तो वो जो 4% जो आपका डिफरेंशियल था वो आपके एनपीएस प्लान में जमा करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ जितनी भी मार्केट रिटर्न उसके ऊपर आई डिफ़ॉल्ट स्कीम के अनुसार उस पीरियड में जब आप यूपीएस में थे, वो सारी भी आपको वापस मिल जाएगी। तो जितना भी कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट है, जितना भी ग्रोथ का इफ़ेक्ट है, वो सब आपको मिल जाएगा। किसी भी अभिदाता को या सब्सक्राइबर को किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद हर कोई यूपीएस का लाभ ले सकता है? यूपीएस में अगर आपको लाभ लेना है तो आपको मिनिमम 10 साल की सर्विस करनी होगी और उसके बाद आपको रिटायर होना होगा। अब हम बढ़ते हैं सेगमेंट 4 की तरफ। क्या यूपीएस एनपीएस जितना लचीला है? अगर कोई एनपीएस अभिदाता यूपीएस चुनता है तो क्या उसका एनपीएस प्लान में जमा राशि खो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब कोई अभिदाता एनपीएस से यूपीएस माइग्रेट करता है तो केवल इतना होता है कि उसका प्लान जो है अब एनपीएस की जगह यूपीएस से टैग हो जाएगा, प्लान नंबर भी सेम रहेगा, वो उसमें भी कोई चेंज या बदलाव नहीं आता है। और जितना भी कॉर्पस उसके एनपीएस प्लान में था अब वो यूपीएस में दिखना लगता है, यूपीएस प्लान में दिखने लगता है। और जो अभिदाता है, सब्सक्राइबर है, वो अपना ऑनलाइन भी वो कॉर्पस देख सकता है। और साथ ही साथ सीआरए उसका पीरियोडिकली समय समय पर एक आपको स्टेटमेंट भी भेजता है। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। अगर कोई एनपीएस अभिदाता 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर होता है और वह यूपीएस का दावा करना चाहता है, तो क्या उसे पहले ली हुई लंपसम निकासी वापस करनी होगी या अपनी एन्युटी सरेंडर करनी होगी? ऐसा भी नहीं है। अगर कोई अभिदाता या सब्सक्राइबर 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुका है और वो एनपीएस का बेनिफिट ले चुका है, यानी कि वो एन्युटी भी ले चुका है, कैश विड्रॉल या लमसम विड्रॉल भी कर चुका है, उसके बाद भी वो यूपीएस के लिए अप्लाई कर सकता है। कर ही नहीं सकता, उसको करना चाहिए, क्योंकि ना तो उसकी एन्युटी उसको वापस करनी है, ना ही लमसम विड्रॉल वापस करना है। वो एज इट इज़ ऐसे का ऐसे चलता रहेगा। उसके ऊपर उसको वन टाइम लमसम मिलेगा, उसको मंथली टॉपअप अमाउंट मिलेगा, उसके ऊपर महंगाई भत्ता मिलेगा और साथ ही उसकी स्पाउस को या उसकी पत्नी को या पति को अगर डेथ हो जाती है तो उनको भी 60% अशोर्ड पे आउट मिल सकता है। साथ ही साथ जितना भी एरियर था, मतलब जब से उसको यूपीएस अलाउ होना था, एलिजिबल होना था, वहाँ से एरियर भी मिलेंगे और उस एरियर के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। काफ़ी मात्रा में उनको पैसा मिल सकता है। तो मैं तो ये अनुरोध करूँगी कि जितने भी पास्ट रिटायरीज़ हैं उनको बिना देर किए 30 सितंबर से पहले अपना फॉर्म भर देना चाहिए। यह जानकर अच्छा लगा कि ट्रांजिशन की प्रक्रिया काफ़ी सोच समझकर बनाई गई है। अब श्री आनंद, यह आम धारणा है कि यूपीएस और एनपीएस की तुलना में कम लचीला है, क्या यह सही है? यह धारणा बिल्कुल गलत है। यूपीएस में सारे वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है जो एनपीएस में है। जैसे कि आप अपना पेंशन फंड मैनेजर खुद से चूज़ कर सकते हैं, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है कि किस तरीके से मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 50% जो इक्विटी का ऑप्शन है वो भी आपको दिया गया है और आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं जैसा आप एनपीएस में कर सकते थे। और फाइनल विड्रॉल जो आप 7% पैसा
अपने रिटायरमेंट पे आप निकाल सकते थे, वो भी आप यूपीएस के कॉर्पस से निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा जैसा मैम ने ऑलरेडी बताया कि एक स्विच का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आप यूपीएस से एनपीएस में आ सकें, तो वो आपको ऑप्शन भी दिया गया है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि एनपीएस के सारे इसमें फीचर्स है, सारे फ्लेक्सिबिलिटी है, और यूपीएस में एक स्विच का फैसिलिटी एक्स्ट्रा है। धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 5 की तरफ, जिसका विषय है वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यूपीएस के प्रावधान। आइए बात करते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की। अगर कोई अभिदाता वीआरएस लेता है तो क्या यूपीएस में इसका प्रावधान है? मिसेस कपूर। बिल्कुल प्रावधान है। अगर कोई भी अभिदाता वीआरएस लेना चाहता है तो 20 साल की सेवाएं देने के बाद वो वीआरएस ले सकता है। 25 साल की सेवाएं देने के बाद उसको पूरा शॉर्ट पे आउट शुरू हो सकता है, विच इज़ जो आपका मूल वेतन है उसका 50%। अगर 20 साल पे अगर आप वीआरएस लेते हैं तो प्रो रेटा वो कम हो जाता है। और जैसे ही आप वीआरएस लेते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, आप उस इमीडिएटली जो है उसी तरह तुरंत आप वन टाइम लमसम ले सकते हैं। 60% जो है आप अपना वन टाइम विड्रॉल कर सकते हैं, फाइनल विड्रॉल कर सकते हैं। और आपका जो अशोर्ड पे आउट है वो आपका 60 साल पर शुरू होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आप वन टाइम स्विच ऑप्शन भी ले सकते हैं 3 महीने पहले वीआरएस के। सो ये एक विकल्प अवेलेबल है। अगर मैं वीआरएस लेने का सोचूं और एनपीएस में स्विच करना चाहूँ, क्या ऐसा संभव है? जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल संभव है। आप वीआरएस का अगर मन बनाते हैं तो उससे 3 महीने पहले अगर आपको लगे कि एनपीएस बेहतर विकल्प है तो आप ज़रूर एनपीएस में स्विच कर सकते हैं, मगर ये दोनों विकल्प रखने के लिए आपको यूपीएस में आना होगा। तो जैसा मैं समझ रही हूँ, वीआरएस की स्थिति में पेंशन भुगतान मानी हुई सेवानिवृत्ति तिथि से ही शुरू होगी। और लेकिन अगर किसी अभिदाता ने वीआरएस प्रस्तावित सुनिश्चित भुगतान के साथ ले लिया है और पेंशन शुरू होने से पहले ही उसका निधन हो जाता है, तो इस स्थिति में जीवन साथी को क्या लाभ मिलेंगे? जी, तो इसके प्रति भी सरकार बहुत संवेदनशील है और उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है। साफ साफ कहा है कि अगर दुर्भाग्यपूर्ण किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाती है वीआरएस लेने के बाद और अभी अशोर्ड पे आउट स्टार्ट नहीं हुआ है, शुरू ही नहीं हुआ है, तो जो उनकी पत्नी है या पति हैं जो पीछे रह गए हैं, उनको 60% अशोर्ड पे आउट उसी समय स्टार्ट हो जाएगा। उनको 60 साल की वेट करने की या इंतज़ार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 6 पर, जिसका विषय है इस्तीफा, सेवा से हटना, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में यूपीएस के प्रावधान। अगर कोई अभिदाता सेवा से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो यूपीएस में क्या होता है? गुनीत। जी मैम, अगर कोई अभिदाता इस्तीफा देकर जाता है तो उस स्थिति में उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला कि वो स्विच फैसिलिटी का उपयोग करते हुए एनपीएस में चला जाए। दूसरा कि वो स्विच फैसिलिटी का उपयोग ना करे, और इस केस में ये होता है कि जो भी कॉर्पस उन्होंने एकत्रित किया है उनके इंडिविजुअल यूपीएस कॉर्पस में, वह उनको उनके बैंक अकाउंट में दे दिया जाता है। और अगर किसी अभिदाता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी जाती है तो इस स्थिति में क्या होगा, मिस कपूर? तो अगर किसी अभिदाता को अनिवार्य रूप से रिटायर किया जाता है, ऐसी सूरत में भी अभिदाता को या सब्सक्राइबर को अशोर्ड पे आउट मिलेगा, मगर इसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। तो ये जो अथॉरिटी है, जो अधिकारी है जिन्होंने पेनल्टी लगाई है या सज़ा दी है, वो डिटर्मिन करेंगे कि कितना कम किया जाए। उनको 2/3 से लेकर पूरा अशोर्ड पेमेंट मिल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 7 की तरफ, जिसका विषय है निकासी, यूपीएस बनाम एनपीएस। हम जानते हैं कि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय 60% कॉर्पस निकासी की अनुमति है, तो यूपीएस में इसकी क्या व्यवस्था है, श्री गुनीत? जैसा कि एनपीएस में आप अपना कॉर्पस 60% निकाल सकते हैं, सेम आप यूपीएस में भी अपना कॉर्पस का 60% विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 8 पर, जिसका विषय है जल्दी सेवानिवृत्ति या आंशिक निकासी पर कम लाभ।
एक चिंता जो हम अक्सर सुनते हैं वह यह है कि यूपीएस में 50% आश्वासन प्राप्त पेंशन घटती है यदि अभिदाता की सेवा अवधि 25 वर्ष से कम हो या आंशिक निकासी वह करता है। यह कैसे काम करता है मिसेस कपूर? आप जानते हैं एनपीएस और यूपीएस जो दोनों स्कीम्स हैं, ये दोनों योजनाओं में एक तो आप एम्प्लॉय से लिंक्ड होते हैं, एम्प्लॉयर से, और दूसरी बात है कि आप जितने वर्ष काम करेंगे उतना ही कॉर्पस होगा, जितना आप उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे उतना ही कॉर्पस होगा। तो अगर आपका वर्ष कम रह गए या आपने उसमें से निकासी कर ली, चाहे पार्शियल विड्रॉल किया या आपने फाइनल विड्रॉल किया, तो आपका कॉर्पस कम हो जाता है। और ये एनपीएस के लिए भी है और यूपीएस के लिए भी है। तो आपका यूपीएस के केस में भी अगर आपके वर्ष कम हैं, सेवाओं के वर्ष कम हैं या आपने कुछ निकासी कर ली, तो आपको अशोर्ड पे आउट कम मिलेगा। मगर एक अच्छी बात यह है कि यूपीएस के में आप जो है वो वापस जमा करा सकते हैं। अगर आपको 50% का अशोर्ड पे आउट चाहिए तो आप राशि जमा करा दीजिए, तो आपको अशोर्ड पे आउट मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 9 पर, जिसका विषय है अभिदाता की मृत्यु के मामले में लाभ। यूपीएस काफ़ी लचीला है। अब एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न, सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में क्या होता है श्री गुनीत? जी मैम, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से भी कि परिवार का पालन पोषण आगे कैसा होगा। जैसा एनपीएस में आपको ऑप्शन दिया जाता था कि आप पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत अपने बेनिफिट्स को ले सकते हैं, वैसा ही ऑप्शन आपको यूपीएस में भी दिया गया है कि आप पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। तो जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, क्या यूपीएस में पति या पत्नी को न्यूनतम पेंशन यानी 10,000 रुपये की गारंटी है? मैम, जैसा अश्योर्ड पे आउट जो पेंशन धारक को मिल रहा था उसका 7% हिस्सा उनकी स्पाउस को भी मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 10 पर। इसका विषय है क्या यूपीएस के तहत भी ग्रेजुइटी उपलब्ध है? इस पे प्रकाश डालेंगी मिस कपूर। जी बिल्कुल उपलब्ध है। जैसे एनपीएस में ग्रेजुइटी दी जाती थी, यूपीएस में वन टाइम लमसम भी दिया जा रहा है, एक मुश्त राशि भी दी जा रही है और ग्रेजुइटी भी दी जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 11 पर। इसका विषय है यूपीएस के लिए कैसे आवेदन करें। एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस के लिए आवेदन कैसे कर सकता है पुनीत? कोई भी अधिकारी जो कि सेवा को अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वो फॉर्म A1 को भरकर अपने नोडल ऑफिस को दे सकते हैं, या वो CRA की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन ये फॉर्म को भर सकते हैं। और जो अधिकारी ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, जो ऑलरेडी सेवा में हैं, वो फॉर्म A2 का इस्तेमाल करते हुए अपने यूपीएस के ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये भी वो फिज़िकल फॉर्म देना चाहें तो अपने नोडल ऑफिस को भर के दे सकते हैं, या फिर वो ऑनलाइन CRA की वेबसाइट में जाकर भी ये फॉर्म भर सकते हैं। यदि एक एनपीएस अभिदाता रिटायर हो गया है और क्या वह भी लाभ प्राप्त कर सकता है? यदि रिटायर हुए अभिदाता का निधन हो गया तो मृतक अभिदाता के जीवन साथी क्या यूपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। एक रिटायर्ड अभिदाता को B2 फॉर्म को भरकर अपने नोडल ऑफिस को देना होता है, और अगर अभिदाता नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जो स्पाउस हैं, जो उनके जीवन साथी हैं, वो B4 या B6 फॉर्म यह भरकर अपने नोडल ऑफिस को दे सकते हैं। ये फॉर्म को ऑनलाइन भी भरा जा सकता है और फिजिकली नोडल ऑफिस को भर के दिया भी जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारी जिनका पैन अभी तक नहीं बना है, वे यूपीएस के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं मिस कपूर? ऐसा हो सकता है कि अभी अभी कुछ कर्मचारियों ने या कुछ केंद्रीय सेंट्रल एम्प्लॉयज़ ने अभी ज्वाइन किया हो, तो उनका प्रैन जनरेट नहीं हुआ है, प्रैन अभी उनको नहीं मिला है, तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि फॉर्म कैसे भरे। तो एक वो A1 फॉर्म डाउनलोड करके फिज़िकल फॉर्म में या तो अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में दे सकते हैं, या फिर अपने कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी में दे सकते हैं, या अपने नोडल ऑफिस को दे सकते हैं। तो कहीं पे भी ये 30 सितंबर से पहले उनको ये फॉर्म जमा कराना है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 12 पर, जिसका विषय है अंतिम विचार, यूपीएस बनाम एनपीएस। तो सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, कौन सा बेहतर है, यूपीएस या एनपीएस मिस कपूर?
बहुत ही बड़ा सवाल है और जहाँ भी हम जाते हैं ये सवाल पूछा जाता है। अब इसका एक जवाब नहीं हो सकता, सबकी लाइफ सिचुएशन अलग है, लेकिन इसका सबसे अच्छा जवाब आपको रिटायरमेंट के पास मिलेगा। और उसका रीज़न है, उसका एक कारण है, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट के पास पहुंच चुके होंगे तो आपके सामने बहुत चीज़ें स्पष्ट हो चुकी होंगी। आपकी फैमिली की क्या सिचुएशन है, आपकी सेहत की क्या सिचुएशन है, मार्केट ने कैसा रिटर्न दिया है, ये सब आपके सामने स्पष्ट हो चुका होगा। तो अगर आप रिटायरमेंट के पास पहुंच के इसका जवाब ढूंढेंगे तो आपको ज़्यादा स्पष्ट मिलेगा, मगर वहाँ तक वो आपको निर्णय लेने के लिए आज यूपीएस का चुनाव करना होगा, ताकि आप एक इंटेलिजेंट वहाँ पे एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, एक इन्फॉर्म निर्णय ले सके। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आज आप यूपीएस चुन लें, ताकि आपके पास एनपीएस और यूपीएस दोनों विकल्प रहें। अगर आप किसी कारणवश एनपीएस ही चुनते हैं तो आप एनपीएस में ही रहेंगे, आपको यूपीएस का विकल्प दोबारा नहीं मिलेगा। परंतु अगर आज आप यूपीएस चुनते हैं तो आपको दोबारा से एनपीएस का विकल्प भी मिल सकता है। तो अपने दोनों विकल्प खुले रखें। क्या कोई ऐसा वेबसाइट या कैलकुलेटर है जहां पर मैं यह देख सकूं कि कौन सी योजना मेरे लिए बेहतर है? पुनीत, ऐसा कैलकुलेटर उपलब्ध है। अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो बहुत से ऐसे कैलकुलेटर चल रहे हैं, बट मैं हमारे दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो ऑफिशियल कैलकुलेटर जो कि एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पे उपलब्ध कराया गया है, वो वहाँ जाके उस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग या आपका जन्मदिन ये डालना होता है, कुछ बेसिक सैलरी की डिटेल डालनी होती है, और वो एक कैलकुलेशन देख सकते हैं कि उनको किस स्कीम में कितनी पेंशन मिलेगी। इस बात को इतनी स्पष्टता और संतुलन के साथ समझाने के लिए धन्यवाद। हमारे श्रोताओं के लिए मुझे एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण याद है जो विकल्प की शक्ति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है कि एक विकल्प एक पथ है, दो विकल्प शक्ति है, विकल्प के साथ नियंत्रण आता है। तो अपनी रिसर्च करें और 30 सितंबर की समय सीमा से पहले कार्य करें ताकि आप सबसे सूचित और उचित निर्णय ले सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।